हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 6 चैप्टर्स ख़त्म किए गए हैं। हमने पहले चैप्टर में देखा कि द माइटी औरंगज़ेब वॉज वेरी क्रूशियल। 1707 में जो है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री ख़त्म होती है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है। हमने दूसरे चैप्टर में देखा कि राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स पेव्ड वे फॉर यूरोपियंस टू कम इन इंडिया। हमने तीसरे चैप्टर में देखा कि किस तरीके से यूरोपियन ट्रैवलर्स जो है वो दुनिया भर में जा रहे थे और वास्को डी गामा ने इंडिया का सी रूट फाइंड आउट किया। हमने चौथे चैप्टर में देखा कि द रीज़न वाई ब्रिटिश वर माइटी एंड वाई ब्रिटिश वर सक्सेसफुल। हमने पाँचवें चैप्टर में देखा कि ब्रिटिश की पॉलिसीज़ क्या थीं जिनकी वजह से वो इंडिया को सप्रेस करने में सक्सेसफुल थे। हमने सिक्स्थ चैप्टर में देखा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था ब्रिटिश राज में। तो आज का हमारा चैप्टर है इंडियन रिनाइजेंस। हमने देखा कि 18th सेंचुरी में या फिर 17th सेंचुरी में यूरोप में रिनाइजेंस आ रहा था, जहां लोग जो है वो जागरूक हो रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, साइंटिफिक डेवलपमेंट और एडवांसमेंट्स हो रहे थे। लेकिन वो रिनाइजेंस जो है वो यूरोप तक ही सीमित था। लेकिन जिस तरीके से ब्रिटिश आए इंडिया में और वाइट मैन्स बर्डन उन्होंने लिया और इंडियन एजुकेशन में जो है उन्होंने मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश की, इंग्लिश को जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वर्नैकुलर लैंग्वेजेस की जगह, तो दिस समवेयर ओपनड अप द माइंड्स ऑफ इंडियंस। तो हिंदुस्तानी भी जो है वो लंदन जैसे सिटीज़ में जाने लगे पढ़ने के लिए, मॉडर्न एजुकेशन जो है उन्हें मिलता चल गया। तो इस वक्त तक जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में सिर्फ रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स पढ़ते थे, अगर मुस्लिम्स हो तो वो मदरसेस में जाते थे, कुरान और हदीस पढ़ते थे, हिंदूस हो तो वो वैदिक स्कूल्स में जाते थे जहाँ उन्हें वेदा उपनिषद वगैरह पढ़ाया जाता था, लेकिन इससे ज़्यादा उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी। तो इंडियन रिनाइजेंस का वो मोमेंट था जहाँ पर इंडियन इंटेलेक्चुअल्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, आप पिक्चर देख सकते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बाउंड्रीज पुश की सोशियो इकोनॉमिक या फिर सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए जो है इंडिया के उन्होंने बहुत ही मेहनत की। आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि वो इंडियन रिनाइजेंस था क्या और इंडियन रिनाइजेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन से हैं। द यूरोपियन रिनाइजेंस। तो हिंदुस्तानी रिनाइजेंस के बारे में बात करने से पहले हमें चाहिए कि हम यूरोपियन रिनाइजेंस के बारे में बात करें। देखिए, द रिनाइजेंस वॉज अ पीरियड। दरअसल रिनाइजेंस जो है वो एक पीरियड है इन यूरोपियन हिस्ट्री मार्किंग द ट्रांसिशन फ्रॉम मिडिल एजेस टू मॉडर्निटी एंड कवरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी। ये पेंटिंग आप देख सकते हैं, दरअसल ये माइकल एंजेलो की है। ये बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट थे और पॉलीमाथ थे। तो इसी तरीके से लियोनार्डो डा विंची और कई अलग अलग जो उस वक्त के साइंटिफिक एडवांसमेंट्स या फिर साइंटिस्ट जो उस वक्त के थे, न्यूटन हो या फिर गैलीलियो जैसे लोगों को देखकर लोग जागरूक हो रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, साइंस का जो है वो दबदबा बढ़ रहा था। कहीं ना कहीं पोप की सुप्रीमसी के खिलाफ आवाज़ उठ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि पॉलिटिक्स and religion are two different things. There should be no interconnection between these two. Politics relates with world, religion relates with spirituality or after world. तो कहीं ना कहीं इसे रिनाइजेंस कहते हैं। It occurred after the crisis of late middle ages and was associated with great social change. तो कहीं ना कहीं चर्च का जो है दबदबा वो हद से ज़्यादा बढ़ रहा था। At certain point of time जो राजा या फिर जो एम्परर्स उस वक्त के रोम के होते थे या फिर एम्परर उस वक्त के यूनाइटेड किंगडम वगैरह के होते थे, डायरेक्टली वो ऑर्डर्स लेते थे पोप से या फिर डायरेक्टली पोप जो है उनके डिसीशंस को इन्फ्लुएंस करता था। तो इस तरीके से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और ख़ासकर इंटेलेक्चुअल्स जो उस वक्त के थे उन्हें ये बात पसंद नहीं आती थी। तो इसी तरीके के क्राइसिस को लेकर जो है वो उन्होंने सवाल करना शुरू किए। पेंटर्स, पोएट्री, म्यूजिशियंस वगैरह उस वक्त बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, हु रैदर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आफ्टर लाइफ स्टार्टेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वेरी लाइफ। द इंटेलेक्चुअल बेसिस फॉर रिनाइजेंस वॉज इट्स वर्जन ऑफ ह्यूमैनिज्म। तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम रिलीजियन जो है उनकी ज़िंदगियों में उस वक्त आया हुआ था, क्योंकि हर चीज़ जो है वो चर्च को लग कर जा रही थी। तो लोगों को ये समझ में आ गया कि नहीं, ये ह्यूमैनिज्म है, वो इंडिविजुअल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो एक इंडिविजुअल की फ्रीडम है जो इम्पॉर्टेंट है rather देन व्हाट सोसाइटी imposes ऑन हिम। तो रिनाइजेंस का लेना देना ह्यूमैनिज्म पर बहुत ज़्यादा था। द बंगाली रिनाइजेंस। हम सभी को पता है कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कोलकाता में जो है अपनी फैक्ट्री, एक फुल फ्लेज्ड फैक्ट्री उन्होंने ओपन की। तो कहीं ना कहीं बंगाल क्या ही एरिया था जहां पर उन्होंने अपने एजुकेशन रिफॉर्म्स पहले लाए। बाद में मद्रास भी बहुत ही प्रोमिनेंट था, बॉम्बे प्रोविनेंस भी बहुत ही प्रोमिनेंट था। तो जाहिर सी बात है कि रिनाइजेंस बंगाल से ही शुरू हो रहा था।
इट वॉज अ कल्चरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट इन बंगाल रीजन, जो कि आज के वक्त का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जितना एरिया है वो उस वक्त का बंगाल किंगडम हुआ करता था, बंगाल प्रोविंस हुआ करता था। द बंगाली रिनाइजेंस टुक प्लेस फ्रॉम राजा राम मोहन रॉय, आपने जो पहले पिक्चर देखी उनकी, थ्रू रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए एक बहुत ही एक लंबा अरसा है जहाँ पर बहुत ही दिग्गज इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स आए, जहाँ पर राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये उन्हीं की पिक्चर है। तो इस तरीके के इंटेलेक्चुअल्स, बेगम रुखैया सखावत जैसे इंटेलेक्चुअल्स आए जो रिनाइजेंस, हिंदुस्तानी और खासकर बंगाली रिनाइजेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। During this period, Bengal witnessed an intellectual awakening that is in some way similar to Renaissance in Europe during 16th century. तो देखिए किस तरीके से जो है इस वक्त के रिनाइजेंस के जो फादर्स थे, जो राजा राम मोहन रॉय थे या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम जिन्होंने लिखा, तो इस तरीके के इंटेलेक्चुअल्स की ग्रोथ को जो है हिंदुस्तानी रिनाइजेंस का ग्रोथ का नाम दिया गया। कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ जो थी वो कंट्री की ग्रोथ थी। तो इंडीड कंट्री की ग्रोथ जो है वो कंट्री के कंट्री मैन के लिए बहुत ज़रूरी थी। दिस बंगाली रिनाइजेंस इन फ्यूचर वॉज टू टेक अ नेशनल टर्न एज इंडियन रिनाइजेंस। तो रिनाइजेंस जो बंगाल में शुरू हुआ वो स्लोली स्प्रेड होने लगा पूरे इंडिया में। हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि किस तरीके से बहुत ही दिग्गज जर्नलिस्ट थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे एक शख्सियत थे जिन्होंने इस रिनाइजेंस का इस्तेमाल बहुत ही पॉजिटिव तरीके में किया। तो अब हम देखिए चंद इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो रिनाइजेंस, इंडियन रिनाइजेंस को के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले या फिर इंडियन रिनाइजेंस के फादर जी ने कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय। आपने 6-7 स्टैंडर्ड में इनके बारे में पढ़ा होगा। ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है। आज भी जो है बंगाल में इनकी बहुत ही प्रोमिनेंस है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये दरअसल राजा राम मोहन रॉय की पिक्चर है। He was founder of Brahmo Sabha, the precursor of Brahmo Samaj, a social religious reform movement in Indian subcontinent. तो राजा राम मोहन रॉय जी जो थे वो बहुत ही फ्लुएंट थे इंग्लिश में, उर्दू में, फ़ारसी में, संस्कृत में, बंगाली में। तो इनकी पढ़ाई जो थी वो लंदन में हुई थी। तो कहीं ना कहीं रिनाइजेंस डायरेक्टली उन्होंने ब्रिटिश से ही लिया। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि किस तरीके से मोनोथेइस्टिक रिलीजियंस यानी कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो थे वो एक गॉड को लेकर यूनिटी अपने कम्युनिटी में बना रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान में जहाँ पर हिंदुइज़्म था, जहाँ पर वर्ना सिस्टम था यानी कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र में डिवाइड किया जाता था, तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होता था इन क्लासेस के बीच। तो राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि वी शुड फॉलो दिस मोनोथेइस्टिक वे विच इज़ फॉलोड बाय क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल इन मेंटेनिंग यूनिटी। He gave the title of Raja was given by Akbar II, the Mughal Emperor. तो अकबर II जो उस वक्त के मुग़ल बादशाह थे उन्होंने टाइटल दिया राजा। दरअसल इनका नाम राम मोहन रॉय था। राजा जो था वो टाइटल बिस्टो किया था मुग़ल एम्पायर से। His influence was apparent in fields of politics, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड रिलीजियन। जाहिर सी बात है जब इंडिया के रिनाइजेंस के फादर कहते हैं तो इनका दबदबा तो हर फील्ड में होता ही है। He was known for his efforts to abolish the practices of sati and child marriage. तो सबसे ज़्यादा इनके लिए प्रोमिनेंस है वो अबॉलिशन ऑफ सती है। तो कहीं ना कहीं 1853 उस वक्त के टाइम पर जो है सती को अबॉलिश किया गया था। राजा राम मोहन राय वॉज वेरी क्रूशियल इन दैट। लॉर्ड डलहौसी ने जो है वो एक्ट पास किया था जिसके तहत सती को बैन किया गया था और चाइल्ड मैरिजेस के लिए भी बहुत ही मदद की या फिर बहुत ही जो है प्रोमिनेंट है राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने चाइल्ड मैरिजेस को रोकने की बहुत कोशिश की। राजा राम मोहन रॉय इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ इंडियन रिनाइजेंस बाय मेनी हिस्टोरियंस। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये भी बंगाली थे, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। ही वॉज अ बंगाली पॉलीमैथ फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अ की फिगर ऑफ बंगाली रिनाइजेंस। ही वॉज अ फिलोसोफर, academic educator, writer, translator, प्रिंटर, पब्लिशर एंड एंटरप्रेन्योर। तो देखिए कितने जो है ये चीज़ें थे, कितनी मल्टी टैलेंटेड ये थे। दरअसल ये एक कॉलेज भी इन्होंने रखी हुई थी जहाँ पर विडोस और लड़कियों को, वुमेन को जो है वो एजुकेशन दिया जाता था। तो देखिए कितनी हिम्मत की बात थी कि उस ज़माने में जब पेट्रियार्की हद से ज़्यादा थी इंडिया में, ये डिफाई करते थे उस सोसाइटी को और वुमेन राइट्स के प्रोपोनेंट थे। His efforts to simplify and modernize Bengali prose were significant till date. तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक लिटरेचर भी इन्होंने लिखा हुआ है। He was prominent campaigner for Hindu widow remarriage. तो कहीं ना कहीं हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट भी पास हुआ था 1856 उस टाइम पीरियड में।
तो कहीं ना कहीं हिंदू रीमैरेजेस के लिए भी इन्होंने बहुत ही मदद की थी, बहुत ही इन्होंने मेहनत की थी उसके लिए कि हिंदू विडोज़ को जो है वो रीमैरेज करने का हक दिया जाए। केशव चंद्र सेन, he was another one of the most prominent personalities of Indian Renaissance. He was a philosopher, social reformer in Bengali presidency of British India. Born a Hindu, he became a member of Brahmo Samaj in 1856. हमने देखा कि ब्रह्मो सभा जो था वो बनाया गया था राजा राम मोहन रॉय, लेकिन उनके मौत के बाद जो है कई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आई जैसे कि केशव चंद्र सेन, जिन्होंने ब्रह्मो समाज की तरह उसे कन्वर्ट किया। तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया 1856 में, बट एस्टैब्लिश्ड हिज ओन ब्रेकअवे भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज इन 1866। थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ गए थे ऑर्गेनाइजेशन में, तो केशव चंद्र सेन ने अपना रास्ता पकड़ लिया और अपनी खुद की एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई। In 1878, his followers abandoned him after the underage child marriage of his daughter, which exposed his campaign against child marriage as hollow. तो दरअसल 1878 में हुआ यह था कि केशव चंद्र सेन जी की बेटी थी जो 14 या 15 साल की थी। तो कहीं ना कहीं बंगाल के एक दीवान यानी कि उस वक्त के बहुत ही पावरफुल पर्सन थे, तो उनका रिश्ता आया था इनकी बेटी के लिए। तो वो केशव चंद्र सेन जो आज तक जो है वो ब्रह्मो समाज का हिस्सा थे, या फिर खुद का भी भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज जो चला रहे थे, चाइल्ड मैरिजेस के ख़िलाफ़ जो वो कैंपेन चला रहे थे, अचानक से उन्होंने 14 साल की अपनी बेटी की शादी बंगाल के दीवान के साथ कर दी थी। तो उनके फॉलोअर्स ने उन्हें छोड़ दिया ये कहकर कि आप जो कैंपेन चला रहे हैं चाइल्ड मैरिजेस के ख़िलाफ़ वो खोखला है। बंकिम चंद्र चटर्जी, अनदर इंटेलेक्चुअल जिनके बारे में जितना भी बात करें कम है। ही वॉज एन इंडियन नॉवलिस्ट। दरअसल वंदे मातरम कंपोज करने वाले यही बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जिनके एक नॉवल में से वंदे मातरम का हिस्सा लिया गया था। तो ही वॉज कंपोजर ऑफ वंदे मातरम ओरिजिनली इन संस्कृत स्ट्रोटा, पर्सनॉलिफाइंग इंडिया एज अ मदर गॉडेस एंड इंस्पायरिंग एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो नॉवल लिख रहे थे पेजेंट्स के बारे में, पेजेंट रिवोल्ट्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं उसी पेजेंट रिवोल्ट्स के बारे में लिखते वक्त जो है उन्होंने वंदे मातरम का कॉम्पोजिशन किया था संस्कृत में, बाद में जो है उसे बंगाली में ट्रांसलेट किया था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। Chattopadhyay is widely regarded as key figure in literary renaissance of Bengal as well as broader Indian subcontinent। तो इनका ज़्यादातर लेना देना जो है वो लिटरेचर से है, क्योंकि हद से ज़्यादा वो लिख रहे थे। तो ये फुल फ्लेज जो है फ्रीडम फाइटर तो थे ही, लेकिन इनकी फ्रीडम स्ट्रगल जो थी वो थ्रू पेपर्स थी, थ्रू बुक्स थी। When Bipin Chandra Pal decided to start a patriotic journal in August 1906, he named it Vande Mataram. After Chattopadhyay's song, Lala Lajpat Rai also published a journal of the same name. यहाँ तक कि जब इंडिया फ्री हुआ तो 24 जनवरी 1950 को जो है वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग की तरह अडॉप्ट किया गया था। तो आइए आखिरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बेगम रुखैया सखावत के बारे में जानते हैं। She was a Bengali feminist thinker, writer, educator and a political activist from British India, जो कि आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। उस वक्त ईस्ट बंगाल हुआ करता था। She is widely regarded as a pioneer of women liberation in South Asia. She advocated for men and women to be treated equally as rational beings, nothing that the lack of education for women was responsible for their inferior economic positions। तो देखिए उस वक्त जो 19th या 20th सेंचुरी में जब पेट्रियार्की बहुत ही ज़्यादा थी इंडिया में, उसी वक्त जो है बेगम रुखैया सखावत जो है वो एक फेमिनिस्ट बनी और वो लड़ी वुमेन राइट्स के लिए। Rukhaya held education to be central precondition of women liberation, establishing the first school aimed primarily at Muslim girls in Kolkata। आपने जितने भी अब रिनाइजेंस के फादर्स या फिर जितने भी रिनाइजेंस पर्सनैलिटीज़ के बारे में देखा, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, बंकिम चंद्र चटर्जी हो, उन सभी ने अपना एम्फसिस सबसे ज़्यादा दिया एजुकेशन पर। हमने पिछले लेसन में भी देखा कि किस तरीके से वुड्स डिस्पैच जो है वो एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन था। तो इस तरीके से एजुकेशन का इस्तेमाल किया इन प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ने, जिन्होंने बंगाली रिनाइजेंस को इंडियन रिनाइजेंस में बदला। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी इंडियन रिनाइजेंस के बारे में। आई होप यू लाइक द वीडियो।